एक दो हफ्तों के अंदर मामलात इंशाल्लाह ज़्यादा वाज़े हो जाएंगे। कोई सवाल हो तो आप सर ये बताएं कि आपने ये बताया कि मौलाना साहब का इत्तेफाक है आईनी अदालत पर और जो 18वीं तरमीम में इख्तियार लिया था पार्लियामेंट ने, लेकिन उन्होंने 2 रोज़ पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये पार्लियामेंट फेक है, इस पार्लियामेंट के पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है तरमीम का। इस हवाले से उनके मौक़िफ़ है। देखिए, मौलाना उस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, बहरहाल उसमें आते हैं, उसमें अपनी राय भी देते हैं, तकारीर भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो भी है, जिस तरह का भी निज़ाम बन चुका है, हमें इसी से गुजारा करना है। ये बात ठीक है कि मौलाना के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब भी हैं। लेकिन मामला मैंने तो ये आपसे गुजारिश की है कि 2 बुनियादी बातें जो तरामीम के अंदर आ रही हैं, मैं पार्लियामेंट की हैसियत, पार्लियामेंट के जवाज़ को एक तरफ रखते हुए उनसे मौलाना को कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफात जो हैं या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिर्फ़ बुनियादी निकात पे नहीं है, वो चंद ज़ैली बातों पे हैं जिन पे मौलाना की टीम गौर कर रही है, और जब वो यकसू हो जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा वक्त इंशाल्लाह उस पर नहीं। जी बोलें आप बोलें। और एक प्रेशर टेस्ट, दोनों का बज़ाहिर एक का आपके शायद हाथ में आ जाए लेकिन दूसरा आपके हाथ में नजर आता नहीं। देखें, लेकिन आप किसके ऊपर क्या फिर कबूल करेंगे? बात ये नहीं है, बात हमारे हक की नहीं है। बात यह है कि एक दस्तावेज़ है जिसका नाम है दस्तूर पाकिस्तान, पाकिस्तान का आईन है। कोई बात जो उस दस्तूर में लिख दी गई है और उस दस्तूर को आप 50 साल से ऊपर हो गए, ये बात की कोई तरमीम भी नहीं है। 63A जो है वो क्लियरली कहती है कि अगर कोई आदमी अपनी पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट नहीं देता तो वो डी-सीट हो जाएगा। बहुत बड़ी सज़ा है डी-सीट हो जाना। लेकिन वोट के अंदर कोई भी किसी भी तरह का इंतखाब हो, ये नहीं होता है कि वोट गिना नहीं जाएगा। वोट मुस्तरद हो जाता है, वोट का टेंडर वोट हो जाते हैं, वोट पे ऑब्जेक्शन लग जाते हैं। लेकिन एक नया तस्वर निकला है, उसको असल आइन की शक्ल में लाना ये अब अदलिया की ज़िम्मेदारी है। अदलिया अपनी एक गलती की इस्लाह करने जा रही है, आइन को अपने असल हालत पे लाने जा रही है। अगर वो ये फ़ैसला करती है तो आइन असल हालत पे आ जाएगा। ये कुछ ज़्यादा उस पर मेरा ख्याल नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एहसान हो रहा है हुकूमत पे या किसी और पे। दूसरी बात जो है 12 जुलाई के फ़ैसले की बात आप कर रही हैं। 12 जुलाई का फ़ैसला आइन और कानून से मुतसादिम है, क्लियरली मुतसादिम है, आइन की शिकों को तोड़ता है। और आइन अगर ये कहता है कि 3 दिन है आपके पास, वो 3 को उठा के 15 कर देते हैं। आइन कहता है कि वंस आपने ये एक्सरसाइज कर लिया इख्तियार कि किस पार्टी में आपने जाना है या आज़ाद रहना है, तो आपका इख्तियार आइंदा 5 साल के लिए ख़त्म हो गया। इन्होंने वो पिंजरा भी खोल दिया और कहा जी कि नहीं, आप दूसरी बार भी ये इख्तियार एक्सरसाइज करो। किस तरह आप कह सकते हैं ये? और फिर इस हालत में कि कोई एक परिंदा भी उस पिंजरे के अंदर ये नहीं कह रहा कि मुझे यहाँ से निकाल के कहीं और जाने की इजाज़त हो। तो बहुत सी बातें हैं इसके अंदर। मेरा ख्याल ये है और मुझे यकीन है कि जब ये दरख्वास्तें लगेंगी तो जज साहिबान इन निकात को देखेंगे, गौर करेंगे। ये ऐसा फ़ैसला नहीं होना चाहिए कि आइंदा आने वाले के लिए तनख्वाह न लेने वाला फ़ैसला बन जाए, तो उन्हें अदालत में वज़ीर-ए-आज़म को निकालने वाला बन जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बन जाए। आज 50 साल बाद आप कहते हैं जी हमसे गलती हो गई। अब हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की को कहाँ से ज़िंदा करें? कोई ईसा है हमारे पास जो कुम कहे, कुम बइज़्निल्लाह कहे और भुट्टो फिर हमारे सामने खड़े हो जाएं? आज अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल हम फिर उसे काटते रहेंगे। मत करें ये गलतियाँ, आप अपनी हदों में रहें। आपको आइन कहता है, आइन का क्लास 239(5) कि कुछ भी हो जाए, कोई भी वजह हो, आप आइन की तरमीम को जो पार्लियामेंट करती है 2/3 मेजॉरिटी से नहीं छू सकते। कोई अदालत नहीं छू सकती। आपने उठा के फेंक दिया है उसको। 18वीं तरमीम आपने लगाई, फिर हमारे गले पे दबोचा हमारा गला और कहा जी कि आप 19वीं तरमीम करो। आज 8 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी है उसको ज़ीरो कर दिया गया है। ये कह दिया गया है मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में कि अगर हम ये कह दें कि जनाब आली यही फ़ैसला होगा जो हमने किया है, तो 8 रुकनी
मजबूर होगी उस फैसले को मानने पे। तो 8 रुकने की ज़रूरत ही क्या है? अगर जजों ने अपना इंतखाब खुद करना है कि कौन मेरा भतीजा है, कौन मेरा भांजा है, कौन मेरे चैम्बर का है, कौन मेरा दोस्त है, और ख़ुद ही उन्होंने अपना एक कमीशन जिसमें बाहरी अक्सरियत उन्होंने अपनी अब बना ली है और पार्लिमानी कमेटी को ख़त्म कर दिया है, तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सर ये बताएं कि आपने कहा था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे, जबकि इसाक डार साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि पता नहीं इरफान सिद्दीकी साहब ने किस बुनियाद पर ये बात की है। एक तो वो बता दें, और दूसरा भी आपने खुद भी ये कहा कि 2-1 हफ्तों की मुशावरत मौलाना जो है वो चाहते थे। तो अब ये इसका मतलब है कि वक्ती तौर पे 2 हफ्तों के लिए तो फिर नहीं, मैंने शायद ये नहीं कहा कि 2 हफ्तों की मुशावरत का मौलाना ने कहा है, मैंने ऐसी बात नहीं कही है। मौलाना अपनी टीम से मैंने कहा है वो बहस कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो मसवदे उनके सामने हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। वो हो सकता है उनकी एक्सरसाइज आने वाले 4-6 दिनों में मुकम्मल हो जाए। मैं 1 सेकंड में जवाब दूँ। डार साहब से मेरी बात हुई है, डार साहब का वो क्लिप भी मैंने सुना है। डार साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि यहाँ सिद्दीकी साहब ने शायद किसी और वजह से ये कह दिया हो। पहला हफ्ता हो सकता है, दूसरा हफ्ता हो सकता है, तीसरा हफ्ता भी हो सकता है। ये तरमीम उसी वक्त होगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स और 2/3 मेजॉरिटी बना लेंगे, उसके बाद होगी। अगर नहीं होता है तो इसमें दिनों की कैद कदगन जो है वो बड़ी मुश्किल है लगाना। जी अच्छा सर, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि क्या ये आईनी तरमीम जो है आपको काजी फाइज ईसा की मुद्दत तक होती नज़र आ रही है? दूसरा सवाल ये है कि पहले मुजाहरे या जलसे होते थे हफ्तों बाद, 2 हफ्ते बाद, अब तो रोज़ाना ही हम देख रहे हैं कि एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं और इस्लामाबाद कंटेनर सिटी बन गया है। ये क्या स्ट्रेटजी है? जी, पहली बात तो ये है कि किसी तरमीम का ना फाइज़ ईसा साहब से ताल्लुक़ है, ना जस्टिस मंसूर अली शाह से ताल्लुक़ है। हमारे लिए सब मोहतरम हैं, सब हमारी सबसे बड़ी अदालत के सीनियर जज हैं, एक चीफ जस्टिस हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज हो रही है इसका किसी फ़र्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही कोई टाइम फ्रेम के अंदर ये है कि किसी के जाने से पहले ये बन जाए या किसी के आने से पहले ये बन जाए, ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है। दूसरी बात जो है कि कंटेनर सिटी वाली, ये वाकई अफसोसनाक है, लेकिन अब देखिए कि दुनिया भर के जो शंघाई के हमारे मेंबर्स हैं उनके हमायदीन आ रहे हैं, वज़राए आज़म आ रहे हैं, वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, और उस वक्त ऐन जिस तरह आपने 2014 के अंदर चाइना के सदर की आमद की खबर सुन के यहाँ एक तमाशा खड़ा किया था, आप फिर यहाँ कहते हैं जी डी चौक में हम आएँगे और वहाँ धरने देंगे और तमाशे देंगे। यार आप सब्र कर जाओ, चंद दिन सब्र कर जाओ, 15-16 को ये इजलास हो जाएगा, फिर आप अपने असरतें पूरी करते रहो। क्या ज़रूरी है कि आप IMF का कर्ज़ लेना है तो वहाँ ख़त लिखो? क्या ज़रूरी है कि IMF का कर्ज़ा रोकने के लिए वहाँ मुज़ाहरे करो? क्या ज़रूरी है कि कांग्रेस से हमारे ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर कराओ? क्या ज़रूरी है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो उसका रास्ता रोकने के लिए मैदान में आ जाओ? आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम करें। ये नहीं है कि पाकिस्तान के मफाद को ज़ख्म पहुँचाना, हंगामा खड़ा करना, फसाद खड़ा करना, कोई गोली चले, कोई खून हो, कोई शहीद हमें मिले, ये एक्सरसाइज छोड़ दें खुदा के लिए। पाकिस्तान का अगर कुछ भी दर्द है तो कम से कम इन दिनों के अंदर ना शहरियों को तकलीफ़ पहुँचे, ना पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो, और ना आप इस हद तक चले जाएं कि आप सियासत के अंदर हमेशा कोई ना कोई फसाद बोते रहें। पाँच साल तरह बताइएगा कि इस तरह आपने खुद ही कहा कि जो है हमारा जो आईनी तरमीम है उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन मौका पर जब 2 अहम शख्सियात एक सेक्शन की बात हो रही है तो उस मौका पर तरमीम लाई जा रही है, क्या हुकूमत पर भी कहीं और से दबाव तो नहीं है? देखें, दबाव बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत अपनी मर्ज़ी से ये वो काम कर रही है जो दोनों बड़ी पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने आज से 18 साल पहले 2006 में जिसका ऐद किया था, उस दस्तावेज़ के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का भी अंगूठा लगा हुआ है और उस दस्तावेज़ के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का भी अंगूठा लगा हुआ है। और ये वो ऐद है, ये आज कोई अचानक उबाल नहीं उठा है। हम वक्तन फ़वक्तन इसकी कोशिश करते रहे, कभी उनकी गवर्नमेंट में, कभी हमारी गवर्नमेंट में, नहीं हो सका इत्तफ़ाक़ राय। अब अगर हो रहा है और हम चाहते हैं कि इसको जितना वसी कर सकते हैं करें, तो ये कोई ऐसी सोच नहीं है जो अचानक कहीं से हम पे आई है। ये 18 साल पुराना एजेंडा है
جس کی تکمیل کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا صدیقی صاحب یہ تھوڑا واضح کر دیجیے گا کہ آئینی ترمیم اطلاعات یہ تھی کہ اسی ہفتے میں دوبارہ سنائی جا رہی ہے اور سینٹ میں پہلے لگی ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ آج آپ کو میاں نواز شریف صاحب کا بھی خصوصی پیغام لے کے مولانا صاحب سے پہنچانے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں. وہ پیغام اس کا بتا دیجیے. دیکھیے, جہاں تک پیغام کا تعلق ہے, میاں محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو باہمی تعلقات ہیں اور جو باہمی قربت ہے, گرم جوشی ہے, اس میں کسی پیغام بر کی انہیں ضرورت نہیں ہے. نہ مولانا کو ضرورت ہے اپنا پیغام دینے کے لیے, نہ میاں صاحب کو ضرورت ہے کہ کسی کو بھیجیں اپنا پیغام دے کے. ان کے اپنے قریبی روابط ہمیشہ موجود رہے ہیں اور بڑا احترام کا رشتہ ہے, تو میں کوئی خصوصی پیغام لے کے نہیں آیا ہوں. اچھا سر, ڈی چوک میں آنے دیں گے جمعے کو جو کے پی کے والوں کو کہا گیا؟ جی, آئینی ترمیم میں کہہ چکا ہوں کہ آئینی ترمیم اس وقت ہوگی جب بنیادی اسٹیک ہولڈرز مل کے 2/3 میجارٹی قائم کر لیتے ہیں. اس کے لیے اب میں مزید محتاط ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم دن کا, وقت کا تعین نہیں کر سکتے. یہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, 3 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. مولانا کے بغیر یہ ترمیم ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ مولانا کے بغیر ہم اگر ہو بھی تو نہیں چاہیں گے کہ ہو, اس لیے کہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں, اور میں نے مولانا کو یہ جملہ سنایا بھی ہے ابھی, کہ مولانا ہمارے ساتھ اچھے لگتے ہیں اور ہم مولانا کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ رہیں, ہمارا ساتھ دیں, اور ہم بھی اچھے لگیں گے, وہ بھی اچھے لگیں گے. لیکن مولانا ایک سیاسی مدبر ہیں, سیاستدان ہیں, ایک جماعت کے قائد ہیں. وہ اپنی جماعت کی ضروریات کو, اپنی لیڈرشپ کے تقاضوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہیں ہماری گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر, یہ جو اسٹیک ہولڈرز, جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, کیونکہ ان کے ممبرز کی بھی آپ کو 2/3 کے لیے ضرورت پڑے گی. پاکستان تحریک انصاف سے مولانا بات چیت کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہم لوگوں کو چور اور ڈاکو سمجھتی ہے, ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی. لہٰذا اگر وہ مولانا سے بات کرتی ہے اور مولانا انہیں مطمئن کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا سر, یہ جو ڈی چوک میں آنے کا پلان ہے جمعے کو, کہ بانی چیئرمین نے میرا خیال ہے, خیبر پختونخوا کے سی ایم کو کہا ہے کہ ڈی چوک میں آئے. میرا خیال یہ ہے کہ بانی چیئرمین بھی اس چیز کو دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ ملک ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو اس ملک کے لیے کرنی ہے. اگر یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے, اگر اس ملک کو قرضہ نہیں ملتا, اگر اس ملک میں ہنگامہ و فساد ہوتے ہیں, اگر اس ملک میں کانفرنسیں نہیں ہو سکتی, اگر اس ملک میں بین الاقوامی شخصیات نہیں آ سکتی, تو یہ ان کے فائدے کی چیز نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی کال دی ہوئی بھی ہے تو وہ واپس لے لیں.